Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Adda. Friends, today I am going to start chapter 10, that is motion and measurement of distance. Friends, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस चैप्टर में हमको किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्टली उसी को देखते हैं। वैसे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, बट हमें फोकस किन किन चीज़ों पर करना है या क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर्स में, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर एक फिगर देख रहे होंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्टली हमको फोकस करना है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या किन किन ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद है इन एंशियंट टाइम्स सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, पुराने टाइम में किस टाइप लोग जो है मेजरमेंट का यूज़ करते थे। एंड इसी में ही आपको ये भी पढ़ना है कि एंशियंट टाइम में लोग किस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते थे। फिर बात करना है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी जिसको SI यूनिट्स कहते हैं ऑफ मेजरमेंट्स, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। देन हमको टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स के बारे में हमको मेनली फोकस करना है क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक्टिविटीज़ वगैरह भी बताई गई हैं, तो वो तो हमें समझना ही है, उसके थ्रू ही समझना है सब कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, गति एवं दूरियों का मापन। फ्रेंड्स, जैसा कि जो बूझो एंड पहेली, जो हमारे इस बुक्स में जो 2 बच्चे हैं, उन लोगों ने क्या किया कि वो समर वेकेशन में कहाँ गए थे फ्रेंड्स, घूमने गए थे। तो उन लोगों ने नॉर्मल बातों के बारे में डिस्कस किया कि उसमें से एक लड़के ने कहा कि समवन हैड गो टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन एंड देन अ बस एंड फाइनली अ बुलडॉग कार। तो उन लोगों ने ये कहा कि उनमें से एक बच्चे ने कहा कि हम तो अपने पिता के मतलब कि पैतृक गांव में जो गए थे वहाँ पे नेटिव में गए थे, वहाँ पर उन लोगों ने पहले ट्रेन से ट्रैवल किया, फिर बस से किया, फिर फाइनली उन लोगों ने क्या किया, बुलडॉग कार का यूज़ किया, दैट मीन्स बैलगाड़ी का। फिर उसके बाद उसमें से एक स्टूडेंट ने कहा कि हम तो एरोप्लेन से गए थे। उसके बाद दूसरे ने कहा कि उसके बाद और लोगों ने कहा कि हम तो अपने चाचा के यहाँ कहाँ गए थे, बोट से गए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फिशिंग ट्रिप्स भी की। तो इस टाइप से उन लोगों ने बताया कि किन किन चीज़ों का यूज़ किया उन लोगों ने क्या आने जाने में। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो उस टाइम के लोग थे वो कैसे मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करते थे, जाते थे। इन एंशिएंट इंडिया एंड wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times। तो पहली जो है वो जानना चाहती थी। तो फिर उसके बाद हम इसी को जानने के लिए पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट स्टोरी में ये बताया गया है कि long ago people did not have any means of transport, they used to move only on foot and carry goods on their back, later on they began to use animals for transportation। तो पहले तो लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, उस टाइम पे आने जाने के लिए कोई भी साधन नहीं थे, नॉट एनी ट्रांसपोर्ट। वे लोग क्या करते थे, पैदल ही चलते थे और अपना जो भी सामान था वो पीठ पर लाद लेते थे और उसी के बाद वो चलते थे। और बाद में फिर उन लोगों ने क्या किया कि एनिमल्स का यूज़ किया ट्रांसपोर्टेशन में। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट वर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम। उसके बाद कुछ लोग जो है आने जाने के लिए प्राचीन टाइम में क्या करते थे फ्रेंड्स, बोट्स का यूज़ करते थे। वाटर रूट्स जो होते थे मतलब जल मार्ग होते थे उनका यूज़ करते थे। फिर उस टाइम जो बोट्स बनता था उनका शेप, अगर हम बात करें उनके शेप की फ्रेंड्स, तो शेप्स के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका शेप एज अ फिश के जैसा ही होगा, शेप्स लाइक अ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। तो जैसा कि हमने चैप्टर 8 और 9 में भी देखा था कि फ़िश का जैसा शेप होता है वैसा ही बोट का भी शेप होता है, ताकि वो उसको स्विम करने के लिए आसानी हो, पानी में चलने के लिए आसानी हो बोट को। देन उसके बाद क्या हुआ, इन्वेंट हुआ किसका, व्हील का। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जो भी चेंजेस आए वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल हुआ किसकी वजह से, व्हील की वजह से। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मतलब हज़ारों वर्षों पहले क्या हुआ, पहियों में डिज़ाइन में क्या होने लगा, इम्प्रूवमेंट होने लगा। फिर उसके बाद एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्स एंड मूव्ड ऑन व्हील्स। तो फिर उसके बाद क्या होने लगा कि जो एनिमल्स थे वो यूज़ किए जाने लगे, पहिए जो होते थे पहियों पर क्या होने लगे, चलाने वाली जो भी वैन होती थी, गाड़ी होती थी, उसका यूज़ करते थे, उनको
और उनको जो बना लेते थे वैन वगैरह, जो गाड़ी वगैरह बनती थी, तो उसको क्या करते थे, उनको खींचने के लिए एनिमल्स का यूज़ करते थे। फ्रेंड्स, you can see this image of transportation like bus, bicycle, aeroplane एंड जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेन वगैरह क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें ये जानना है कि 19th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें इन्वेंट हुई ट्रांसपोर्टेशन में, 20th सेंचुरी में क्या चीज़ें इन्वेंट हुई, तो उसके बारे में जानना है। तो एंटिल द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स, बोट्स एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। मीन्स उस टाइम पे क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल्स, शिप्स और बोट्स का यूज़ करने लगे। फिर उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन का जब इन्वेंट हुआ, जो कि जेम्स वॉट ने किया, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसने क्या किया, जो भी स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ उससे मतलब कि नई जितनी भी सवारी गाड़ियों का क्या होने लगा, माल गाड़ियों को ढोने वगैरह के लिए उपयोग किया जाने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि फिर बाद में क्या होने लगा, वहाँ पर एक रूट बन गया, रेल रोड्स बन गए। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन्स। मीन्स अपने जो भी माल गाड़ी, सवारी गाड़ियों के लिए क्या होने लगा, स्टीम इंजन का यूज़ होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर कम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेज। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी लोग मोटर हो गई, कार हो गया, ट्रक हो गए, बसें हो गए, ये सब ऑटोमोबाइल्स क्या होने लगे, उनका इन्वेंशन होने लगा। देन द अर्लियर ऑफ 19th वो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, यानी कि जो 19th सेंचुरी में एरोप्लेन्स का क्या हुआ, इन्वेंट हुआ, जिसमें क्या होने लगा फ्रेंड्स, देयर वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, electricians, monorail, supersonic aeroplanes and space cars are some of the contributions of 20th century। तो आपने 19th सेंचुरी का क्या इन्वेंशन देखा, तो अब 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जैसे कि स्टार्टिंग हो गई थी एरोप्लेन्स की, लेकिन जिसमें क्या होने लगा, इम्प्रूव हुआ। उसके बाद फिर उसका यूज़ जो है वो पैसेंजर्स एंड गुड्स के लिए होने लगा। तो जो भी पैसेंजर्स थे उनके लिए और गुड्स वगैरह को ले जाने के लिए एरोप्लेन्स का यूज़ होने लगा। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्टार्टिंग हुई। फिर उसके बाद सुपरसोनिक जो भी ट्रेन थी उनकी स्टार्टिंग हुई। इस तरह से उसके बाद फिर क्या, स्पेस कार्ट वगैरह का इन्वेंशन हुआ, तो जो कि हेल्पफुल हुआ। और ये सभी कहाँ पर, 20th सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ। तो ये हेल्पफुल हुआ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसा कि आपने फिगर 10.1 में देखा भी है। फ्रेंड्स, देन अब हमको ये जानना है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी डिस्टेंस कितनी है, या फिर जो भी चीज़ हमने देखी उसकी मतलब कि विड्थ कितनी है, हाइट कितनी, लेंथ कितनी है। तो उसको जानने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, मतलब यह डेस्क कितना चौड़ा है। तो अक्सर बूझो एंड पहेली जो है वो एक ही डेस्क पे बैठते थे, तो उन लोगों में क्या होने लगी, बहस होने लगी कि कौन जो है आधा हिस्सा से ज़्यादा हिस्सा यूज़ करता है। देन टीचर ने उनसे कहा कि आप इसको क्या करिए, इसको आप हाफ डिवाइड कर लीजिए, देन आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आधा आधा उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, फिर उन लोगों ने क्या किया, आप इस डायग्राम में देखिए, इस डेस्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उस टाइम मेजरमेंट्स के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। देन बूझों के पास क्या था, एक डंडा था एंड एक गिल्ली थी। उसको ले करके उस डंडे और गिल्ली की लेंथ से उसको मेज़र किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो डेस्क की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 2 डंडा एंड 2 लेंथ्स ऑफ गिल्ली के इक्वल थी। फिर उसके बाद क्या हुई, आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड। कुछ समय के बाद जो मार्क लाइन है वो बुझ गई फ्रेंड्स। तो फिर क्या होने लगा कि उसको उन्होंने फिर से बनाने के लिए सोचा। तो क्या किया, इस समय बूझों के पास जो है
वो नई मतलब कि वो पुराने वाली जो गिल्ली डंडा थी वो खो गई, तो उन लोगों ने नया लिया। तो फिर से जब उन्होंने मेज़र किया, व्हेन मेज़र विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू अबाउट द टू लेंथ डंडा एंड वन गिल्ली विथ आ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। यहाँ पर पहले वाले में क्या था कि 2 डंडा एंड 2 गिल्ली का क्या था, उन लोगों ने मेज़र किया तब आधा आधा डिवाइड हो गया। सेकेंड राउंड में देखा कि 2 डंडा तो ठीक है, बट गिल्ली का जो मेज़रमेंट करने की कोशिश की तो एक तो फुल लिया गया एंड सेकेंड जब उन लोगों ने मेज़र करने की कोशिश की तो उसका कुछ पार्ट जो है वो छूट गया। तब अब उनको क्या करना है, तो अब उनके टीचर ने कहा कि अब आप क्या कीजिए, अब आप एक थ्रेड का यूज़ कीजिए, स्ट्रिंग का यूज़ कीजिए, जिससे क्या करिए आप 2 पॉइंट्स उसमें लगा करके उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट, और इस पर 2 पॉइंट्स को आप लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भी उन लोगों ने मेज़रमेंट किया, अब यहाँ पर तो गिल्ली तो नहीं है कि इसका 1/3 या मतलब कि उसका हाफ या फिर उससे ज़्यादा ले सके, तो उन लोगों ने क्या किया कि इसकी मेज़रमेंट के लिए उसको हाफ 1/3 या फिर 1/8 तक उसको थ्रेड को क्या किया, मतलब कि हाफ करते करते मेज़र कर लिया। तो इस तरह से उन लोगों ने देखा कि ये जो है मेज़रमेंट का जो किया उन लोगों ने वो एग्जैक्टली क्या हुआ। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मेज़र द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। उन लोगों ने देखा कि धागे का यूज़ करके अच्छे से मेज़रमेंट हो सका। लेकिन जैसे कि अगर बात करें कि ये मेज़रमेंट की तो क्या ये हर जगह इक्वल हो सकती है, तो इसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स, तो हमको मेज़रमेंट्स के बारे में भी जानना होगा। जैसे कि क्या सब जगह सेम मेज़रमेंट्स हो सकती है, और मेज़रमेंट्स की तो हर जगह यूजेस है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें टेलर की, तो टेलर को नीड्स होती है अपने लेंथ को मेज़र करने के लिए, कपड़े की लेंथ को मेज़र करने के लिए, जिससे वो क्या कर सके, एक अच्छा सा स्टिच एक कुर्ता बना सके। देन कारपेंटर के यूज़ होती है मेज़र करने के लिए लेंथ हाइट मेज़र करने के लिए वुड्स की, ताकि वो अच्छा सा कपबोर्ड बना सके। एंड फार्मर को यूज़ होती है अपने लैंड को मेज़र करने के लिए, ताकि वो उसको पता चल सके वो कितना वाटर यूज़ करेगा, कितना सीड यूज़ करेगा। तो इस तरह से हमें लेंथ की मेज़रमेंट करने की बहुत ज़्यादा हर जगह क्या होती है, ज़रूरत होती है, नीड होती है। सपोज़ आप क्या करिए, आपको पता करना है कि आप कितने लंबे या कितने चौड़े हैं, तो आपको कैसे पता करना होगा। इसी तरह से आपको ये देखना है कि ये रूम कितना बड़ा है, ये डेस्क कितनी चौड़ी है, दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है, इसी तरह से मून से अर्थ की दूरी कितनी है, अर्थ से मून की दूरी कितनी है। तो ये कैसे जानेंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें मेज़रमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेट अस डू अ फ्यू मेज़रमेंट्स, सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेज़र डिस्टेंस और लेंथ। तो आइए चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को मेज़रमेंट करते हैं तो उसकी एग्जैक्टली लेंथ क्या होती है, तो उसके लिए हमें कुछ मेज़रमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं सब मेज़रमेंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक्टिविटी फ़र्स्ट। एक्टिविटी फ़र्स्ट में हमसे ये बोला गया है कि आपको स्टूडेंट्स की नेमिंग करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लासरूम में कितनी लेंथ है और क्लासरूम में उसकी कितनी विड्थ है, इसकी आपको क्या करनी, मेज़रमेंट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है अपने फुट का यूज़ करेंगे, यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की यूनिट के लिए आपको अपने फुट का यूज़ करना है। अब बच्चों के किसी के पैर छोटे किसी के पैर बड़े हैं, तो उस तरह से नेमिंग भी होगी कि छोटा है तो उसके पैर की जो लेंथ आएगी थोड़ी ज़्यादा काउंट में आएगी, विड्थ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, एंड जो उससे थोड़ा बड़ा रहेगा उसकी जो लेंथ रहेगी थोड़ी सी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो उसकी काउंटिंग कम आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मेज़रमेंट करके लिखना है। देन एक्टिविटी 2 में ये करना है कि एक टेबल की विड्थ जो है उसकी मेज़र आपको हैंड स्पान की यूज़ करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है हैंड स्पान, तो ये भी क्या है, इसका भी मेज़रमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप का आएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको टेबल फिल करना पड़ेगा। तो जिसने भी यहाँ पे मेज़रमेंट किया है उसका नेमिंग, और उसके बाद यहाँ पर जितने हैंड स्पान्स की यूज़ हुई है, जितने हथेली में आपने उसको मेज़र किया है, उसको यहाँ पे काउंट करना है।
we see that measurement means the comparison of unknown quantity with some known quantity। यहाँ फ्रेंड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि हमें नोन क्वांटिटी की अननोन क्वांटिटी के साथ क्या करनी होती है, कंपैरिजन करनी होती है। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। ये जो नोन फिक्स्ड क्वांटिटी है इसे हम यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चल रहा है कि मेजरमेंट का जो भी रिजल्ट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज क्या होता है, उसका नंबर होता है, एंड सेकेंड इज क्या होता है, उसका जो हमने जो मेज़र किया है उसका यूनिट होता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने जैसे देखा कि मान लीजिए जैसा यहीं पे हम लोग उसकी लेंथ नाप रहे थे डेस्क की ही, तो कितना पाम हमने यूज़ किया, इसी टाइप से हमने बात की अगर किसी के रूम के लेंथ की तो कितना उसमें मतलब कि लेग्स का यूज़ हुआ। तो मान लीजिए हमने 12 लेंथ ऑफ योर फुट यूज़ किया। तो 12 क्या है फ्रेंड्स, 12 एक नंबर है, डैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नंबर, वन पार्ट इज़ अ नंबर एंड सेकेंड इज़ योर यूनिट। यहाँ पर यूनिट क्या है, फुट लेंथ, यानी कि पैर की जो लंबाई है वो क्या है आपका, वो एक यूनिट है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मेजरमेंट में चीज़ें हमको चाहिए, एक तो वो जो कि नंबरिंग के फॉर्म में होती है और एक तो दूसरी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। जैसे कि नहीं कहते हैं 12 किलोमीटर, तो 12 क्या है, एक नंबरिंग है, एंड किलोमीटर क्या है, उसकी एक यूनिट है। तो इसी तरह से हमने जाना कि मेजरमेंट के लिए 2 चीज़ों की हमें 2 सेलेक्टेड चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, बताया गया कि एवरीबडी मेजरमेंट्स बाय हैंड स्पान ऑफ द वेट्स ऑफ द टेबल इक्वल। क्या सभी के जो हैंड स्पान है वो टेबल में इक्वल आए? तो मैंने पहले ही बताया कि इक्वल नहीं होंगे। तो परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज अ लेंथ ऑफ योर हैंड स्पान दैट योर फ्रेंड मे नॉट बी द सेम। तो जैसा कि शायद ऐसा ही होगा कि शायद क्या कंफर्म है कि सबका अलग अलग ही आएगा। तो इसी तरह से सेम मेजरमेंट कैसे हमें पता चलेगी, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी क्या फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड मेजरमेंट की। तो यहाँ पर आप अब नया, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले टॉपिक्स में बताया गया था, तो वहीं पे बताया आपको कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट अब हमको यूज़ करना है। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से मेज़र करने के बाद भी चेंज नहीं होगी, सभी के लिए सेम मेजरमेंट होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, पुराने टाइम में लोग किस टाइप की चीज़ों की मेजरमेंट करते थे, किस टाइप से मेजरमेंट करते थे। फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इन एंशियंट टाइम लेंथ ऑफ foot, the width of finger and the distance of step were commonly used as a different units of measurement। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, पैर की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई और एक कदम की दूरी, इन सभी का यूज़ वो लोग यूनिट्स के रूप फॉर्म में करते थे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने जाना कि उन लोग इन सब का यूज़ करते थे। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता की इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वहाँ पर लंबाई के लिए क्या था, बहुत ही अच्छे मापन का यूज़ होता था, जैसे कि हमने खुदाई से भी प्राप्त किया था। वी सी एविडेंस इन द एक्सकेवेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, तो हमने उसमें देखा था। इसी टाइप से लोग क्या करते, क्यूबिट्स का यूज़ करते थे, या क्यूबिट्स एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वॉज यूज्ड इन एंशियंट इजिप्ट। तो फ्रेंड्स उस टाइम पे क्या होता था, जो इजिप्ट यानी कि इजिप्ट में, मिस्र में लोग क्या करते थे कि क्यूबिट का यूज़ करते थे, मतलब कि लेंथ के लिए क्या करते थे, क्यूबिट से मतलब अपनी कूहनी से लेकर उंगली तक के बीच की लंबाई को लेंथ के फॉर्म में मेज़र करते थे। और ये जो है पूरे वर्ल्ड में लगभग इसका यूज़ होता था, इस मतलब कि यूनिट्स का। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, फुट का यूज़ होने लगा। फुट जो होता है कॉमनली जो इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वेरी करती है, वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, थोड़ी बहुत रीजन टू रीजन क्या करती है, स्लाइड करती है। फिर क्या करने लगे फ्रेंड्स, लोग जो है वो यार्ड का यूज़ करने लगे। यार्ड मीन्स जैसे कि अपने हाथों को फैला करके एक सिरे से अपनी जो है यहाँ चिन तक जो है मेज़र करने के लिए अपने हाथ से लेकर के अपने चिन तक के बीच की जो भी डिस्टेंस थी उसका यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया कि इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज एज अ फिंगर और अ फिस्ट
अपनी मुट्ठी का यूज़ करते थे लोग, जैसे कि आज भी करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सेलर्स होते हैं फ्लावर्स के, वो अपनी फिस्ट में भर के फ्लावर्स को दे देते हैं, कहते हैं लीजिए हो गया। तो इस तरह से आजकल भी अपनी बॉडी पार्ट्स का लोग यूज़ करते हैं। लेकिन क्या ये जो यूज़ किया जा रहा है वो सब जगह सेम है? क्या सबके फिस्ट इक्वल हैं? तो ऐसा तो नहीं है। देन हाउएवर एवरीबॉडीज body part could be of slightly different sizes. This must have caused confusion in measurement. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. फ्रेंड्स, यहाँ आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल गई। मैट्रिक सिस्टम किसे कहते हैं कि उस टाइम जो डिफरेंट होती थे मेज़रमेंट की, तो उसी को मतलब कि कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए 1719 में जो फ्रेंच थे उन लोगों ने एक मतलब कि मेज़रमेंट की यूनिट बनाई, दैट इज़ मेट्रिक सिस्टम। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. तो उस समय क्या पूरे वर्ल्ड में लोगों ने एक सेट यूज़ किया स्टैंडर्ड यूनिट को, जिसे आजकल सब क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, SI यूनिट बोलते हैं। तो SI यूनिट ने सबने सुना होगा, जिसको हम लोग इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। जैसे कि हम बात करें SI यूनिट ऑफ मीटर क्या होती है, लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसी तरह से यहाँ पे आपको स्केल में दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे कि बात करें कि जो एक 1 मीटर इज़ इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर उसकी मेज़रमेंट बताई गई है। इसी टाइप से क्या लेंथ की मेज़रमेंट है एंड विड्थ की, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही दूर तक होती है, तो उसके लिए मीटर यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए किलोमीटर यूज़ करेंगे। दैट इज़ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसी तरह से हमने जाना कि मेज़रमेंट यूज़ होने लगी। फ्रेंड्स, मेज़रमेंट के लिए हमें करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ बहुत ही ज़रूरी है इस बारे में जानना, ताकि आप उसको एक्यूरेट मेज़र करें। तो उसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन टेकिंग मेज़रमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको मेज़रमेंट करने के लिए इन चीज़ों की बहुत ही अच्छे से ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसको रखना है एकदम जैसे कि आपने इस फिगर के अकॉर्डिंग रखा है वैसे। फिर उसके बाद अगर आपकी जो मेज़रमेंट करने वाली स्केल है अगर वो टूटी हुई है तो उसको क्या करना है फ्रेंड्स, तो उसको आप ही बहुत आसानी से उसको मतलब कि आराम से लेना है, क्लियरली उसको लेना है। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक होता है क्या ज़ीरो मार्क आपने स्केल में देखा होगा, 0 से लेके 1 के बीच में जो होती है उसे ज़ीरो मार्क कहते हैं फ्रेंड्स। तो मेज़रमेंट करने के लिए हमको यहीं से स्टार्टिंग करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको करेक्ट वे दिख रहा है। सेकेंड में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो इनकरेक्ट वे है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि करेक्ट वे क्या है, हमें 0 मार्क से स्टार्टिंग करनी है, देन आपको फुल एक लेंथ ले लेना है। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कि मेज़र किया 14.3 सेंटीमीटर एंड जो 0 मार्क है वो हमारा कितना है 1.0 सेंटीमीटर है। तो आपको एग्जैक्ट अगर लेंथ पता करनी है तो आपको इस 0 मार्क से उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड द थर्ड इज़ आपकी क्या होनी चाहिए, पोजीशन एकदम एग्जैक्ट अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि इस बी पॉइंट पे जो लड़का बैठा है इसकी पोजीशन जो है मेज़रमेंट की एकदम एक्यूरेट आएगी, और जो साइड से बैठे हैं डेट इज़ उसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो बैठने का जो तरीका होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटी थर्ड में। तो एक्टिविटी थर्ड में ये बताया गया है कि जैसे आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ मिल करके आपको मेज़र करना है किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि आपको मतलब कि किसी चीज़ का मेज़र करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या करिए, मान लीजिए आप ही का ही मेज़र करना है, तो आप दीवार पे स्ट्रेट खड़े हो जाइए। फिर आपको अपने हैंड स्पान का यूज़ करना है। फिर उस हैंड स्पान का यूज़ करके आपको टेबल में फिल करना है। फिर इसी टाइप से आपको जो भी मतलब कि जिस लड़के ने जो भी मेज़र किया हाइट उसको हैंड स्पान में लिखना है एंड उसको क्या करना है, सेंटीमीटर में लिखना है। फिर आपको देखना ये है कि जो भी आपने मेज़र हैंड स्पान से किया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें यही डिफरेंस है कि इसकी जो मेज़रमेंट आई वो सब लोगों की अलग अलग आई काउंटिंग में, जबकि यहाँ जो सेंटीमीटर में जो स्टैंडर्ड यूनिट से मेज़र किया गया वो क्या हुआ, सब में सेम हुआ। तो इस तरह से हमने ये जाना कि स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करके जो है वो मेज़रमेंट किस तरह से सही किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको जैसे किसी एक कर्व
लाइन की मेज़रमेंट करनी है तो आप करेंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, आप एक मतलब कि जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पर ए बी, एक क्या है, ए से लेके बी तक एक कर्व लाइन है, ए टू बी। फ्रेंड्स इस तरह से क्या है, कर्व, ये कर्व लाइन लेना है। फिर आपको एक नॉट जो होनी है वहाँ पर क्या करना है, पुट करना है नॉट को थ्रेड के पास में। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको कस के पकड़ लेना है आपको अपने, उसी जो मेज़रमेंट जो कर्व लाइन की करनी है उसी के ऊपर आप थ्रेड को लेकर जाइए, ऐसे ऐसे करके ले जाइए। फिर उसके बाद देखिए जितना भी थ्रेड यूज़ हुआ उसको बी पॉइंट पे रख दीजिए। फिर यहाँ ए से बी के बीच में जितने भी थ्रेड यूज़ हुए जितना, उतना आप क्या कीजिए, एक स्केल से मेज़र कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कर्व लाइन की जो भी लेंथ है वो कितनी है। तो इस तरह से आपने जाना। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। जैसे कि हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, मूविंग होती हैं। तो एक्टिविटी 5 में हमें जानना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मूविंग है। यहाँ पर आपसे बोला गया जैसे हाउस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखना है ए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लिखना है। हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट इन मोशन। इसी तरह टेबल है सेकेंड्स हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है वो। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऑब्जेक्ट लिखने हैं जो रेस्ट पोजीशन में रहते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट लिखने हैं जो मोशन में रहते हैं। तो बर्ड हमेशा मोशन पोजीशन में रहती है, क्लॉक हमेशा मोशन पोजीशन में, उसकी जो भी सुई होती है वो घूमती रहती है। तो इस तरह से आपको एक मेज़रमेंट करके लिखना है। तो यही एक्टिविटी 5 में बताया गया है फ्रेंड्स। तो एक्टिविटी 6 जो है इसमें आपसे बोला गया है कि सपोज़ आपको मेज़र करनी है क्या, आंट की मोशन। तो आंट की मोशन को मेज़र करने के लिए आप एक पेपर लीजिए, उसमें जगह जगह पर शुगर स्प्रेड कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है वो आंट जब चलने लगेंगी उसको खाने के लिए, तो आप स्केल से, पेंसिल से क्या कीजिए, एक डॉटेड लाइन जो है वो ऐसे ऐसे ड्रॉ कीजिए। फिर जब वो जो डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ की है, फिर कुछ टाइम के बाद क्या कीजिए, जो भी आपने लिया मीठा, चीनी वगैरह, शुगर, उसको हटा करके आप देख सकते हैं कि आंट किस टाइप से क्रॉस मोशन कर रही है। तो यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखा कि मोशन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, क्या है, अलग अलग है। कहीं पर जो मोशन होता है वो स्ट्रेट है, तो कहीं पर क्या है, सर्कुलर है। तो इस तरह से हमने टाइप के बारे में डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक रोड पर जो है किस तरह से जो कार वगैरह मोशन करती है। आपने मार्च पास्ट करते हुए सोल्जर्स को देखा होगा, सिपाहियों को परेड में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 100 मीटर की रेसिंग जो होती है वो भी स्ट्रेट लाइन में होती है। तो वी सी दैट in all these examples we see that object move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. तो आपने यहाँ पर rectilinear motion की डेफिनेशन को क्लियरली समझ लिया, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि किस टाइप से ये स्ट्रेट मोशन होती है। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी 7 में बोला गया है कि आप एक स्टोन लीजिए, उसको क्या कीजिए, अपने हाथ में पकड़ के तेज़ी से घुमाइए। तो आप क्या देखेंगे कि वो बहुत ही तेज़ी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट इज़ कैसा मोशन है, वो हमारा सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। तो इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो ऐसा मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर आपको सर्कुलर मोशन के एग्जांपल दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको फ़ैन दिख रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। एंड ये जो वो आपको घड़ी दिख रही है ये भी, एंड ये जो काऊ है ये भी जो मूव कर रही है ये भी सर्कुलर मोशन ही कर रही है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे मोशन के बारे में देखा। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ब्लेड्स में जो मोशन होता है, जैसे कि जो भी पंखे की जो ब्लेड्स होती हैं वो किस टाइप से यहाँ पे मूव कर रहा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर उसके बाद कुछ केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी रोटेशन होता है वो क्या करता है, रिपीट करता है। तो सम केसेस एंड ऑब्जेक्ट्स रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपको मिल गई पीरियोडिक मोशंस की। फ्रेंड आप इस टॉपिक्स को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उससे आप क्लियर करते जाइए कि आप इस डेफिनेशन को लिखते जा सकते हैं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पीरियोडिक मोशन कैसे कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि क्या होता है पीरियोडिक मोशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंडुलम जो होता है वो भी एक पीरियोडिक मोशन ही है। क्योंकि पेंडुलम क्या करता है, एक फिक्स टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, इधर मूव करेगा फिर इधर मूव करेगा, ऐसे एक पेंडुलम रहता है फ्रेंड्स। क्या करता है, जब वो इधर गया फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद फिर वापस अपनी पोजीशन पे आता है, फिर इधर गया फिर वापस आ गया। तो डैट इज़ क्या है हमारा
ये किस टाइप का मोशन है फ्रेंड्स? तो रिपीटिंग मोशन, दैट मीन्स कि हमारा कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिए हैं पीरियोडिक मोशंस की। तो हम देख सकते हैं यू हैव ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ बॉल अलोंग द ग्राउंड। जैसे कि आप ग्राउंड में एक बॉल को फेंकिए तो देखते हैं कि वो दो टाइप्स के मोशन करता है, एक तो रोटेटिंग भी करता है और साथ में वो फ्रेंड्स रेक्टिलिनियर भी मोशन करता है, यानी कि एक चीज़ एक साथ दो मोशंस कर सकती है। तो इस तरह से हमने क्या फ्रेंड्स मोशंस के बारे में जाना, तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ समरी है, आप इसको देखकर नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।